अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एडीएस की जो आपकी इंग्लिश है पढ़ी बीएससी की, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन आंसर जो सबसे ज़्यादा 40 नंबर के इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका सेक्शन 1। तो उसके जो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 लेसन आते हैं, उसमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। जो पहला लेसन है इस किताब का टोटल तकरीबन 12 लेसन है, तो आपने तकरीबन 10 पहले 10 आपके आपने करने होते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है वो है मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है पढ़ा वो है डिपेक्ट मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एज एक्सपाउंडेड बाय हक्सले। हक्सले ने कौन सा साइंटिफिक मेथड के बारे में क्या क्या कहा था वो आपने इसमें हाईलाइट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हक्सले द मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज वन through which all phenomena of nature are observed minutely, understood thoroughly, and described exactly. It means that scientific investigation consists in observing facts and then making laws according to those facts. इसमें आपने एक कोटेशन ऐड करनी है। ये कोटेशन ऐड करेंगे तो आपके नंबर सही मान सकते हैं। मतलब कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 चूज होते हैं, तो 20 नंबर का एक लेसन के क्वेश्चन आंसर हो गए। द मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज सिंपली द मोड एट विच आर फिनोमेना आर रेजन्ड अबाउट। इसमें कॉमा आपने लगाना है, रेंडर्ड, प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट। साइंटिस्ट्स यूजुअली यूज 2 मेथड्स, inductive and deductive, for this purpose. They either infer results from particular facts or infer a particular results from general law. तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है पढ़ा आपका, उसमें वो कहता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंडक्शन एंड डिडक्शन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देना है। तो इंडक्शन के बारे में पहले पढ़ लें। तो इंडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बाय विच वी डिस्कवर जनरल लॉज फ्रॉम पार्टिकुलर फैक्ट्स। तो हम एक ला दरियाफ्त करते हैं एक ख़ास फैक्ट के मुताबिक। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। इट गोज़ फ्राम इंडिविजुअल टू जनरल, फ्राम ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व एंड फ्राम सम टू ऑल। तो इसकी एग्जांपल जो है आपके लेसन के मुताबिक कौन सी एग्जांपल है? सपोज यू गो इन टू अ फ्रूट शॉप वांटिंग एन एप्पल, यू टेक वन हार्ड एंड green apple, you taste it and find it sour. You take another apple which is also hard and green and that is also sour. You take the third one and the result is the same. For these particular examples you infer a general law that all hard and green apples are sour. इसकी कोटेशन जो है इस क्वेश्चन की, you know that into experience, जो ऊपर वाले आपने एक्सप्लेन किया उसकी कोटेशन बना देनी है। तो हार्डनेस एंड ग्रीननेस ऑफ एप्पल वेंट टुगेदर विद sourness. It was so in the first case and it is was confirmed by the second. ठीक है, तो आगे एक जो डिडक्शन थी, डिडक्शन, तो डिडक्शन जो है आपका वो ये डिडक्शन पड़ी है। ये डिडक्शन के बारे में उन्होंने बताया है भाई। ये वाला आपका है पढ़ा, ये द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। डिडक्शन के बारे में पहले पढ़ लें। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल लॉ टू पार्टिकुलर केस इज कॉल्ड डिडक्शन. डिडक्शन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इंडक्शन. इन डिडक्शन वी गो फ्रॉम जनरल टू द इंडिविजुअल एंड फ्रॉम आर टू सम। ये अपोजिट ऑफ इंडक्शन है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव जनरल लॉ इन योर माइंड दैट ऑल हार्ड एंड ग्रीन एप्पल्स आर sour and you offer an other apple which you find is hard and green. You may say all hard and green apples are sour. This apple is also hard and green, therefore this apple is sour. उसके बाद आपने ये इसके एक्सप्लेन करना है इसी कोटेशन को, the conclusion therefore this apple is sour which you have reached by the train of reasoning is a fine example of deduction. For you starting from the general law and came to a particular
केस लॉजिशियंस कार दिस प्रोसेस रीजनिंग साइलोजिज्म। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जब ये आप याद करेंगे तो इस जब ये वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसकी जगह पे ये सारा आप लिख सकते हैं साइलोजिज्म के बारे में, ठीक है। तो वी कैन से दैट डिडक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन व्हिच इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग व्हाइल कीपिंग द जनरल लॉ इन योर माइंड। ये इंडक्शन और डिडक्शन दोनों आपने क्लियर कर लिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। ये 2 क्वेश्चन है पढ़े, वो एक तो ये वाला है पढ़ा कि डिपेक्ट द डिफरेंस बिटवीन अ साइंटिफिक एंड अ कॉमन मैन एज ब्रॉट आउट बाय हक्सले। यानी कि आपके साइंटिस्ट और कॉमन मैन में कितने डिफरेंस हो सकते हैं। नो डाउट अ साइंटिस्ट एंड अ कॉमन मैन बोथ एम्प्लॉय द सेम मोड ऑफ रीजनिंग टू फॉर्म जनरल लॉज एंड हाइपोथेसिस, बट रिगार्डिंग देयर नेचर ऑफ वर्क दे आर पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दे डिफर इनॉर्मसली, यानी कि बहुत हद तक वो एक दूसरे से डिफरेंस है इन द मैनर एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग। Huxley has clearly shown that the difference between the scientific and non-scientific inquiries। तो उसके मुताबिक ये एक इसकी कोटेशन है, ये आपने ऐड करनी है इसमें। That one which is based on the second sound and scientific knowledge is sure to have a corresponding value, and that which is mere hasty random guess is likely to have but little value। उसके बाद आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कॉमन मैन, इसमें डिफरेंस दे रहा है कॉमन मैन एंड साइंटिस्ट में। तो फर्स्टली द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कॉमन मैन इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन हिज personal interest and taste, while the observation of a scientist is extremely vast and objective। Secondly, a common man inquiry about facts is just for the sake of curiosity or amusement. On the other hand, a scientist inquiry is always based on causal connections among facts। फोर्थली, ये चौथा डिफरेंस वो दे रहा है इन दोनों के दरमियान में, कॉमन मैन और साइंटिस्ट के दरमियान में। तो फोर्थली क्या होगा, अ साइंटिस्ट यूजेस डिडक्शन टू वेरीफाई द जनरल लॉ व्हाइल अ कॉमन मैन इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट डिडक्शन कंक्लूजन विदाउट मटेरियल वैलिडिटी। ये वाला क्वेश्चन। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये है फीचर्स ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड डिपेक्ट द इम्पोर्टेंस। इसमें आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हाइपोथेसिस जो है ना, इसकी डेफिनेशन देनी है। हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्लस में आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस के बारे में है। अ सपोजिशन और अजम्पशन दैट इज बेस्ड ऑन known facts and which is put forward as a temporary explanation of some happening and used as a basis for further scientific investigation is called the hypothesis। A tentative explanation of observation is called hypothesis। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो वो इसकी बनती है tentative explanation of observation is called the hypothesis। All the hypotheses are not worthy to acceptance। सारे के सारे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Some of them are silly and possess no logic at all, and they are random and unreasonable guesses। As the Huxley said, the guess of a fool will be a folly, and the guess of a wise man while the guess of the wise man will contain wisdom। ये आपकी कोटेशन ऐड करनी है। So a good scientific hypothesis must fulfill the following conditions। Firstly, it must be based on facts। It must start with facts and with facts। उसके बाद सेकेंडली इट मस्ट नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। थर्डली इट मस्ट नॉट गो अगेंस्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ। फोर्थली कौन सा हो गया चौथा डिफरेंस इसमें, हाइपोथेसिस मस्ट वेरीफाइएबल भी होना चाहिए, उसको हम टेस्ट भी कर सकें। ये वाले आपके पहले क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर थे। तो इसमें हर
हर क्वेश्चन की आपने अलग कोटेशन देनी है, याद रखें। ये होना चाहिए 75 से लेकर 150 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर कितना वर्ड का होना चाहिए? 75 से 150 वर्ड का। और उसके साथ आपने कोटेशन भी ऐड करनी है। कोटेशन लाजमी ऐड करेंगे तो नंबर आएंगे। ठीक है, ये 75 वर्ड्स का आपका होना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर पहले चैप्टर के आपके ये वाले थे। ये है आपका मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन।